हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे हम इस चैप्टर में। दो प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, डिटेल में हमने चैप्टर किया है पूरा कंप्लीटली। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड पीछे के प्रीवियस दो वीडियोस देखने के बाद में आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने सेल्फ मेड, इन्होंने खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था जिसके थ्रू इन्होंने क्या देखा, कॉर्क को देखा। और कॉर्क में इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे जिन्हें इन्होंने सेल नेम दिया था। ठीक है, हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे। कॉर्क एक वुड होती है जो लिड के फॉर्म में बॉटल्स के ऊपर लगाई जाती है, उसमें ये स्ट्रक्चर्स इन्हें दिखे थे। ठीक है, तो कहाँ देखा इन्होंने? इन कॉर्क बाय द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? फंक्शनल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उन सभी में सेल इन्वॉल्व होती है। आप देखिए, ग्लूकोज से न्यूट्रिशन लेने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए सेल इन्वॉल्व होती है, सेल में सारी प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन में CO2 एंड O2 जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका एक्सचेंज वहीं पर होता है। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन के लिए भी CO2 एक्सक्रीट की जाती है, एक एक्सेस H2O निकाला जाता है। इस तरह के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी सेल से ही निकाले जाते हैं। सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्योंकि वो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। प्लांट सेल में तो रिजिड होती है तो वो एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। एंड ह्यूमन बीइंग या जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल और यूनिसेलुलर एनिमल है उन्हें भी ये शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी एंड functional and structural unit of life. Okay, question number 3, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? ठीक है, CO2 and water कैसे मूव होते हैं? CO2 सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है वो रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं क्योंकि सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। तो ये क्या करती है? सेलेक्ट करती है। CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है तो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ CO2 डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यही सेम चीज वाटर के साथ होती है। वाटर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाता है, बट वाटर के डिफ्यूजन के लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि क्या सब्सटेंस सेल के अंदर जा सकता है एंड क्या सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। दिस मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, that's why it is selectively permeable membrane. Next question number 5, fill in the gaps. fill up दिया हुआ है आपकी बुक में, इसमें हमें fill करना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस यहाँ पे fill करने हैं हमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइज प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली छोटा होता है एंड यूकैरियोटिक सेल जनरली बड़ी होती है। कितनी बड़ी?
प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोन और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो थोड़ा साइज में बड़ी होती है, 5 to 100 माइक्रोन। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल है यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, और इस तरह के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में कंप्लीटली डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, क्रोमोसोम सिंगल होता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। मैंने बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था, प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर 6, can you name the 2 organelles we have studied that contains their own genetic material? बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में ही थोड़ा सा अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स अपने अंदर ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वेरी इजी। फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करती है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा, ये वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगी और ज्यादा इंजर्ड होगी तो उस केस में क्या होगा, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा एंड उसे डाइजेस्ट कर देगा सेल को, ठीक है। अगर ये ज्यादा अफेक्टेड है तो सम टाइम लाइसोसोम डाइजेस्ट द सेल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स? ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, सेल के अंदर आने वाले किसी भी तरह के फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देना ताकि सेल हमारी सेफ रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल में इंजरी हो जाती है या फिर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि उसे हील होना प्रॉपर पॉसिबल नहीं होता है, तो नेबरिंग सेल्स को बचाने के लिए इन्फेक्शन से इस सेल को ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है। और डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ये जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाता है और सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्वेश्चन नंबर 9, Where are proteins synthesized inside the cell? सेल के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस से लगा हुआ क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, और ये 2 टाइप का था, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये लिपिड्स एंड फैट के लिए था, एंड जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर क्या लगे हुए थे, छोटे छोटे राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER के ऊपर लगे हुए जो ये राइबोसोम्स होते हैं यही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। इसी के साथ ये इंडेक्स क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आपको ये सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है बायोलॉजिकल अड्डा, एंड जो मेरा इंस्टाग्राम ID है वो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए आप ज्वाइन करिए और जितना भी हो सके उतना स्टडी करिए चीज़ों को। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं चैप्टर एक्सरसाइज के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।